हेलो गाइज, नमस्कार, गुड इवनिंग। डीसी मोटर के बारे में चर्चा करते हैं। डीसी मोटर का नया टॉपिक लिया है, तो डीसी मोटर पढ़ते हैं। डीसी मोटर होती क्या है, पहली बात तो ये देखते हैं। देखो डीसी मोटर होती क्या है। डीसी मोटर क्या होती है, मोटर मान लो जनरली कोई मोटर है, ये डीसी मोटर। क्या करना है आपको, इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। तो कहने का मतलब है ऐसी युक्ति जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो क्या कहलाती है, विद्युत या डीसी मोटर कहलाती है। तो डीसी मोटर की परिभाषा देख लो। डीसी मोटर एक ऐसी मशीन है जिसे जब विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है तब वह उसी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। डीसी मोटर ऐसे स्थानों पर भी प्रयोग किया जा सकता है जहां गति नियंत्रण की आवश्यकता हो, इसलिए प्रायः ट्रॉलियां, विद्युत रेलों, उत्पादन तंत्र या लिफ्ट इत्यादि में डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। यह 1/100 HP से कई हज़ार HP तक के विभिन्न आकार में मिलती है। आगे देखो कार्य सिद्धांत, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं क्या आता है। किसी धारा प्रवाह करते हुए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है। जैसे मान लो कोई चालक है, उस चालक में क्या करनी है, आपको धारा प्रवाह करनी है। ये N और S दो पोल हैं, और इन पोलों के मध्य आपने एक चालक रख दिया, और उसमें क्या कर रही है आपने, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो हो रही है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फॉलो हो रही है, मतलब उसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। आर्मेचर मान लो, आर्मेचर को आपने क्या कर दिया, इसमें रख दिया और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कर दी। तो क्या होगा, उसमें एक फोर्स उत्पन्न होगा। उस फोर्स की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होगी। जैसे मतलब चालक घूमेगा तो वो एक फोर्स के कारण घूमेगा, और उस फोर्स का नाम मैकेनिकल फोर्स, और उसकी दिशा किसके अनुसार होगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होगी। तो ये बात इसमें बताई गई है। किसी धारा प्रवाह करते हुए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है। इस बल के कारण चालक बल की दिशा गतिशील हो जाती है। यह मोटर का सिद्धांत है। यदि चालक माना कि चालक की लंबाई L मीटर है, क्षेत्र तीव्रता B वेबर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर तथा चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर में, तथा चालक द्वारा अनुभव किया गया बल F बराबर I BL। I क्या है, करंट है, B क्षेत्र तीव्रता है, और L क्या है, चालक की लंबाई है। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया बल का। जो इसके अंदर बल कार्य कर रहा है, आर्मेचर के ऊपर क्या है कि चालक के ऊपर बल कार्य कर रहा है, उसका फॉर्मूला IBL। आगे अब आपको क्या करना है, एक डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के अनुसार क्या करना है, ये डायग्राम दिया गया है, चित्र 1, फिगर नंबर 1। क्या करनी है, इसके अंदर कोई धाराहीन चालक रखा गया, यानी कि चालक के अंदर क्या है, सप्लाई नहीं की। तो क्या होगा, जो मुख्य क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है में रखा गया है, तथा चुंबकीय क्षेत्र बिना चालक प्रवाहित हुए N ध्रुव से S ध्रुव के लिए वायु अंतराल पार करेगा। कहने का मतलब है चालक के अंदर क्या नहीं की, धारा प्रवाहित नहीं की गई है। आगे दूसरे डायग्राम के अंदर देखते हैं। दूसरे डायग्राम के अंदर आपको समझाया गया है कि फिगर 2 के अंदर आपको समझाया गया है कि इस बार जो ध्रुव हैं उनको क्या है, सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया गया, और चालक को कनेक्ट कर दिया गया। चालक को सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। पहले डायग्राम में चालक को सप्लाई से कनेक्ट नहीं था, और पोल को क्या था, सप्लाई से कनेक्ट है। इस बार सप्लाई से कनेक्ट ये नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र में बनेगा नहीं। चालक को सप्लाई से कनेक्ट किया गया, चुंबकीय क्षेत्र ये इसमें बनेगा। तो क्या होगा, चित्र 2 के अनुसार चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन N ध्रुव है, तो S ध्रुव में चुंबकीय प्रभाव हटा लिया गया। इस स्थिति में चालक का अपना चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा। चालक की चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा एक कॉर्क स्क्रू नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जो क्लॉकवाइज होगी। कॉर्क स्क्रू नियम से ज्ञात करेंगे, और घड़ी की दिशा में इसके चुंबकीय बल दिखाए होंगे।
थर्ड फिगर क्या कर रहा है, चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तथा मुख्य चुंबकीय क्षेत्रफल भी उपस्थित है। अब इस बार चुंबकीय क्षेत्रफल भी उपस्थिति इनमें पोल्स के अंदर, और पोल्स के अंदर चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न है और चालक के अंदर भी चुंबकीय फ्लक्स उपस्थित है। दोनों के अंदर चुंबकीय फ्लक्स उपस्थित है। तो क्या होता है, चालक में धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक के ऊपर मुख्य चुंबक क्षेत्र के साथ कार्य करता है, लेकिन चालक के नीचे मुख्य क्षेत्र का विरोध करता है। अब देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे विरोध कर रहा है, तो क्या होगा, कमज़ोर चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, कमज़ोर, और यहाँ संघन बनेगा, और यहाँ मान लो विरल या कमज़ोर चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला है, इसे स्पष्ट है कि जब चालक पर बल कार्य कर रहा है तो वह चालक को नीचे की ओर धकेलने का कार्य करता है, जैसे चित्र 3 में तीर के निशान में दिखाया गया है। चित्र 4 के अनुसार यदि चालक की धारा की दिशा में परिवर्तन किया जाए तो फ्लक्स का जमाव नीचे की ओर। अब चुंबकीय फ्लक्स में चालक की दिशा का परिवर्तन कर दिया गया है, तो क्या होता है देखो, तो फ्लक्स का जमाव नीचे की ओर हो जाएगा तथा वह चालक को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयत्न करेगा। वास्तव में आर्मेचर कई कॉइल्स कुंडलियाँ होती हैं, अतः जो ही आर्मेचर आगे की दिशा में घूमेगा तो पूर्व चालक के स्थान पर पीछे का चालक कंडक्टर आते रहेंगे, जिन पर पुनः एन तथा एस अधीन पूर्व दिशा में बल प्रभाव पड़ता रहेगा, जिसके कारण आर्मेचर एक ही दिशा में घूमता रहेगा। अब इस बार देखो, यहाँ तो विरल चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, यहाँ संघन बनेगा। अब देखो होता क्या है, आर्मेचर वो तो इस दिशा में घूम रहा है और चुंबकीय फ्लक्स यूँ जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका विरोध कर रहा है। ये देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इधर भी आर्मेचर फ्लक्स जा रहा है और इन पोलों का फ्लक्स जा रहा है, तो यहाँ तो होगा संघन। देखो ये देखो इधर ही जा रहा है और यहाँ होगा विरल। ठीक है, तो आगे का पार्ट कल बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।